हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपको सीटेट का आपका प्रीवियस ईयर का जो पेपर है सीडीपी का जो आपका सेकेंड पेपर है उसको हम लेकर चल रहे हैं। इसके पहले हमने आपको लगभग 14 वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी है। और हाँ, ये जो वीडियो है आपको मैं एक दिन प्लेलिस्ट बना दूंगी, आप सभी वहाँ से प्लेलिस्ट में देखिएगा। और आप सभी को पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर बहुत ही ज़रूरी है। आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर करिए। अगर आप थ्योरी नहीं भी पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत एक बार सरसरी निगाह से थ्योरी पढ़ लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर आप करते हैं तो आप एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे। आप 90 नंबर नहीं, आप 110 115 नंबर तक भी जा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सीडीपी में अपना फोकस करिएगा, क्योंकि सीडीपी में लोग कम से कम 26 से 27 28 नंबर आप आराम से गेन कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपको डेली बता देते हैं कि आप जब भी क्वेश्चन देखा करिए, आप अपने पास एक कॉपी लेकर बैठा करिए और वहाँ पर नंबरिंग किया करिए 1 2 3 4 ऐसे करके, और वो 15 नंबर तक लिख लिया करिए। क्योंकि आपको पता है कि मैं 15 क्वेश्चन डेली देती हूँ। तो जब मैं क्वेश्चन पढ़ाती हूँ आप अपने से उत्तर लिखा करिए। जैसे मैंने क्वेश्चन 1 पढ़ा दिया और आपने इसमें से अपना उत्तर चूज कर लीजिए। जैसे आपने ए चूज कर लिया, अब मैं उत्तर बताऊँगी। अगर मैंने ए बताया तो समझिए आपका उत्तर सही है, अगर मैंने बी बताया तो गलत है। अगर आपका उत्तर सही होता है तो आप सही टिक करिए, गलत होता है तो गलत करिए। उसके बाद लास्ट में काउंट करिए कि आपने कितना नंबर गेन किया है। तो ऐसे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि आप कितना नंबर गेन कर रहे हो और अभी आपको कितने नंबर की तैयारी बाकी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में से क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपको नहीं आपको याद रखना है, ठीक है। आप सभी देखिए इस नहीं का ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आपका आंसर क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो उसका ध्यान रखेंगे आप हमेशा। ऑप्शन ए है शारीरिक आकार व अनुपात में बदलाव, बी शारीरिक प्रणाली का कार्य, सी प्रतिबोधिक व गतिक कौशल, डी संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव। तो उत्तर दीजिएगा आप सभी क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमारा शारीरिक विकास है उसमें इसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। जो संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव होता है, ये देखिए ये इमोशंस होता है जो हमारे शरीर के विकास में इसका कोई लेना देना नहीं है। बाकी ये जो तीनों हैं, गतिक कौशल हमारे शरीर में होता है, शारीरिक प्रणाली कार्य हमारे शरीर में होता है और शारीरिक आकार अनुपात का बदलाव भी हमारे शरीर में होता है। बाकी ये इमोशन, ये चीज़ें हमारे शरीर के विकास में कोई भी इसका महत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि बच्चों के विकास का क्रम। देखिए विकास से आपको 2 क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है जन्म के समय निश्चित हो जाता है, बी पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है, सी एक समान है और सभी संस्कृतियों में विकास की गति समान रहती है, डी पूरी तरह से अप्रत्याशित है क्योंकि यह अव्यवस्थित है। तो देखिए विकास के बारे में पूछा है आपसे, आंसर दीजिएगा। देखिए बच्चों के विकास का क्रम पूछा है, ठीक है। तो देखिए जो विकास बच्चे के विकास का जो क्रम होता है वो कैसा होता है कि पर्यावरण से उचित सहायता के साथ क्या होता है, बदला जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। बाकी विकास के क्रम में जन्म के समय ऐसा नहीं कि निश्चित हो जाता है कि आपका विकास कैसा है, बिल्कुल नहीं। एक समान ये भी नहीं है। एक समान हमने बता दिया कि जब भी विकास की बातें आएंगी वहाँ एक समान सबका विकास नहीं होता है, अलग अलग होता है। अलग अलग संस्कृति में अलग अलग विकास होता है, एक साथ नहीं होगा। पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं हो सकता है, कोई भी चीज़ें पूरी तरह से टोटली नहीं हो सकती हैं, ठीक है। और क्योंकि यहाँ क्या दिया, क्योंकि यह अव्यवस्थित है, तो ऐसा भी नहीं ये अव्यवस्थित नहीं है, ये एक व्यवस्थित तरीके से होता है आपका विकास। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा कि पर्यावरण से उचित सहायता के साथ क्या है, इसको हम बदल सकते हैं। विकास का मतलब ये है कि आपको जैसा माहौल मिलेगा आपका वैसा विकास होगा। इसीलिए जैसा पर्यावरण है उसके हिसाब से उचित सहायता के हिसाब से हम विकास को क्या करते सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा गया है कि सामाजिकरण की प्रमुख प्राथमिक संस्था कौन सी है। अगर आप स्टार्टिंग से ये वीडियो देख रहे होंगे शुरू से, तो आप सभी को पता होगा कि हमने आपको बताया था। अब सभी बताइएगा। ऑप्शन ए है पुस्तकालय, बी है स्कूल, सी है परिवार, डी है आपका सरकार। उत्तर दीजिएगा आप सभी। हमने आपको 2 एजेंसियां बताई थी सोशलाइजेशन की, और मैं हर वीडियो में आपको सोशलाइजेशन से 2 क्वेश्चन कराती हूँ।
जैसा कि हम आपको बताते हैं, अगर आप इस तरीके से वीडियो देखते हैं तो आपको डेली 2 सोशलाइजेशन से चलती है, 2 कोहलबर्ग से, 2 पियाजे से, तो ये क्वेश्चन आपको क्या होता है, एकदम दिमाग में सेट हो जाता है कि इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे। तो अगर एक ही तरीके के क्वेश्चन आप डेली करते हैं तो एग्जाम में वो करना आपको पॉसिबल हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहले देखिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा। देखिए प्राथमिक संस्था आपसे पूछा है, तो जब भी हम प्राथमिक संस्था पूछेगा तो हम किसको लगाएंगे, फैमिली को लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। देखिए जैसा कि हमने आपको बताया है कि हमारी 2 एजेंसियां होती हैं, एक होती है प्राइमरी और एक क्या होती है, सेकेंडरी होती है। ठीक है, एक सेकेंडरी होती है। अब देखिए क्या होता है, प्राइमरी में जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा सीखता कहाँ से है, परिवार से सीखता है, माँ बाप से सीखता है, घर से सीखता है। ठीक है, जैसे परिवार हो गया, माँ बाप हो गए, घर हो गए, मतलब जो अपने घर का माहौल है, जब तक बच्चा बाहर नहीं निकला है, ठीक है, तब तक वो क्या है, प्राइमरी में है। अब जैसे ही बच्चा घर से बाहर निकल के सीखने की कोशिश किया, जैसे कि अब घर है, घर के बाद पड़ोस में गया, पड़ोस से सीखने की कोशिश किया, स्कूल से, पुस्तकालय से, सरकार से, समझ आइए जब तक बच्चा घर में है, परिवार में है, वो आपका प्राइमरी एजेंसी होगी। जैसे ही बच्चा बाहर निकल गया वो क्या होगी, सेकेंडरी एजेंसी होगी। अब सेकेंडरी देखिए आपको सेकेंडरी नहीं याद करना है, बस प्राइमरी याद कर लीजिए। प्राइमरी में आपका परिवार, माता पिता और घर हो गया आपका, इस तरीके से। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपकी प्राइमरी में है, बस घर से रिलेटेड याद कर लीजिए, बाकी सेकेंडरी आपका जो भी आएगा वो सेकेंडरी ही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन आपका है कि किस चरण में बच्चे निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं, वह सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं। ऑप्शन ए है संवेदी चालक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी आपका है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन में देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। निगमनात्मक तर्क कब बच्चा कर पाता है, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं हम, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कैसे, निगमनात्मक तर्क, बच्चा निगमनात्मक तर्क मतलब जो निगमनात्मक तरीके का जो उसकी सोच होती है वो तभी कर पाता है जब बच्चे में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आ जाती है। देखिए एक होता है मूर्त संक्रियात्मक, एक होता है अमूर्त। मूर्त का मतलब क्या होता है हम आपको बता देना चाहते हैं। मूर्त का मतलब आपका हमेशा याद रखिएगा दिखाई देना, और अमूर्त का मतलब आपका दिखाई न देना। ये 2 आप ट्रिक याद रखिएगा, तो मूर्त और अमूर्त संक्रियात्मक आप आराम से कर लेंगे। आप मूर्त में याद रखिएगा दिखाई देना। अब जैसे हमने आपको कह दिया शेर, ठीक है, शेर को अगर हम आपको सामने से दिखाएंगे तभी आप समझ सकेंगे कि ये शेर है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ है तब आप क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। अब जैसे ही हमने सिर्फ आपको नाम ले लिया शेर, तो अगर आपको पता चल जा रहा है कि हाँ शेर कैसा होता है, आप अपने दिमाग में इमेजिन कर लिए, तब आप इस सिचुएशन में आप कहाँ पर हैं, आप अमूर्त अवस्था में हैं। तो आप निगमनात्मक तर्क कर ले रहे हैं। निगमनात्मक मतलब एक तर्क आप कर पा रहे हैं कि अगर मैंने गाय का नाम लिया तो आपके दिमाग में वो सेट हो जा रहा है कि गाय कैसी होती है, काली होती है, भूरी होती है, हरी होती है, नीली होती है, वो चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो रही हैं और आपको पता है कि हाँ ये चीज़ें ऐसी होती हैं, तब आप क्या हैं, तब आप अमूर्त में हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के एक प्रमुख आलोचना है कि, इनकी देखिए जीन पियाजे का आपका क्या है, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, कि ये प्रमुख आलोचना पूछे हैं तो ऑप्शन ए है उन्होंने बच्चों को सक्रिय कर्ताओं के रूप में नहीं देखा, बी है उन्होंने अधिगम में भाषा की बहुत महत्वपूर्ण प्रस्तावित की है, सी है उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा, डी है उन्होंने इनाम व सजा के प्रयोग को बहुत ज़्यादा प्रमुखता दी है। अब देखिए जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें इनकी देखिए कुछ इस तरीके की हैं, आलोचना भी है इनकी, कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं और कुछ आलोचना है, तो इसमें से एक आलोचना उनकी वो आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पर जो हो जाए ऑप्शन नंबर सी, जो जीन पियाजे थे उन्होंने समाज और संस्कृति को ध्यान में नहीं रखा है। जो कुछ भी उन्होंने बताया है उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए नहीं बताया है, बस ऐसे ही बता दिए हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही होगा, ये इनकी आलोचना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि आएगा, लेकिन देखिए ये भी पूछ लिया आपसे क्वेश्चन। देखिए इस ईयर में बहुत फंसा कर पूछा है, ध्यान से पढ़िएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन 6 है आपका कि पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक, देखिए पियाजे से दूसरा क्वेश्चन आपका है,
संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है गतिविधि, बी है अन्वेषण, सी है भाषा, डी है आपका जैविक परिपक्वता। ठीक है, पूछा है कि कौन ऐसा है जो आपका क्या भूमिका नहीं निभा रहा है इसमें संज्ञानात्मक विकास में। तो उत्तर दीजिएगा आप सभी। 3 ऐसे हैं जो पॉजिटिव है, एक आपका इसमें निगेटिव होगा, उस तरीके से आप समझ लीजिए। तो चलिए हम देखते हैं संज्ञानात्मक विकास में भूमिका न निभाने वाले हमारे भाषा है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास में ये बिल्कुल भूमिका नहीं निभाती है। गतिविधि है, ठीक है, अन्वेषण भी आपका है और जैविक परिपक्वता भी आपका संज्ञानात्मक विकास में भूमिका निभाती है। भाषा का कोई वो नहीं, भाषा तो हम बोलते हैं ना, ये हमारे संज्ञान का मतलब अपने दिमाग से रिलेट कर लीजिए। ठीक है, आपका दिमाग जो काम कर रहा है एक तरीके से ट्रिक समझ लीजिए, जैसे आपको याद रहे। आपका संज्ञान का मतलब आप दिमाग से सोच लीजिए कि आपका दिमाग जो कार्य कर रहा है। ठीक है, आपका दिमाग एक्टिविटी करता है। ठीक है, आपके दिमाग को बायोलॉजिकल मैच्योरेशन चाहिए। ठीक है, और एक्सप्लोरेशन भी चाहिए, लेकिन आपके दिमाग को भाषा की ज़रूरत नहीं है। भाषा तो आप मुंह से बोल रहे हैं, ये एक ट्रिक है याद रखने का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग से। इनसे भी 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और डेली मैं आपको लॉरेंस कोहलबर्ग से 2 क्वेश्चन बताती हूँ। कथन आपका 2 क्वेश्चन बताती हूँ, कथन कारक से 2 क्वेश्चन बताती हूँ, पियाजे जी से। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं, देखिए आपका पैटर्न ही पेपर का यही है। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आप आराम से 27 से 28 नंबर ला सकते हैं। और देखिए आपके पेपर में क्या होता है कि 2 से 3 क्वेश्चन जो ऐसे आते हैं जो आपको कन्फर्म है कि वो थोड़े टफ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तुक्का लग गया, ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो सबके लिए टफ होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें आपको जो ऑप्शन है बाद में दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। आप उत्तर को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक, देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास में व्यक्ति मानते हैं कि ऑप्शन ए आपका है कि किसी क्रिया के भौतिक परिणाम ही उसकी अच्छाई या बुराई निर्धारित करते हैं। अब आइए ऑप्शन बी देखते हैं। क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन दिखाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। अब अगला ऑप्शन चलते हैं हम। ऑप्शन बी जो आपका है, नियमों का पालन करने के बदले में किसी प्रकार का लाभ मिलना चाहिए। ऑप्शन सी आपका है कि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का स्थापित करना और उनका पालन करना आवश्यक है। ऑप्शन डी है कि नैतिक निर्णय स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ये सही कर लीजिएगा, बाकी ये सब नहीं होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन आपका है कि यह विचार कि बच्चों के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए, किसने प्रस्तावित किया है। देखिए ये आपके वैज्ञानिक के नाम पूछ रहे हैं कि इनमें से एक जो वैज्ञानिक है उन्होंने क्या कहा है कि बच्चों के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ, अब जिन्होंने इसके पहले वीडियो देखा होगा उनको हमने ट्रिक बताया है। ट्रिक तो हम आज भी बताएंगे लेकिन इसके पहले बताए हैं और वो उत्तर आराम से दे दिए होंगे। ऑप्शन ए है हावर्ड गार्डनर, बी है लॉरेंस कोहलबर्ग, सी है जीन पियाजे और डी आपका लेवागुस्की। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसा कि हमने आपको हमेशा बताया है कि कहीं भी आपको अगर सामाजिक सांस्कृतिक दिख जाए तो सीधा आप क्या करेंगे, लेवागुस्की को टिक कर देंगे। ठीक है, कहीं भी आपको सामाजिक सांस्कृतिक दिखे तो समझ जाइए लेवागुस्की जी आपके पधार दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ट्रिक आप सभी याद रखिएगा। जो लोग वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे होंगे उन्हें पता होगा कि ये ट्रिक उन्हें पता होगा और उन्होंने तो उत्तर तुरंत दे दिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना किसके उदाहरण है। ऑप्शन ए है अनुकूलन, बी विलंबित अनुसरण, सी रटकर स्मरण, डी पाठ। अब देखिए क्या है कि बच्चे को क्या किया जा रहा है, संकेत व इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रिया को मॉडल करना। मॉडल करना मतलब आपको क्या है, स्कैफोल्डिंग। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए आपको एक तरीका बता दे रहे हैं, रट कर करना ये ऐसे ही हो गया
अब इसमें अनुकूलन का कोई काम ही नहीं है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। और देखिए डिले हम किसी चीज़ को करेंगे नहीं, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। और पाढ़ स्कैफोल्डिंग जो है ये हमारा एक क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। कहीं भी आपको दिखता है स्कैफोल्डिंग किसी भी ऑप्शन में तो आप टिक करके आइएगा, 80% में क्वेश्चन आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन आपका प्रगतिशील कक्षा से है। जैसा कि आपको मैं डेली प्रगतिशील कक्षा से एक क्वेश्चन कराती हूँ, जो बच्चे पुराने होंगे उन्हें पता होगा। क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन ए है बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएं। बी है शिक्षक सभी सीखने सिखाने का केंद्र है। सी है पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है। डी है सभी सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षाएं हैं। अब देखिए जो बच्चे पुराने होंगे जिन्होंने वीडियो डेली देखते होंगे उन्हें इसका ट्रिक पता होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम डेली कराएं आपको एक एक क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए प्रगतिशील कक्षा ऐसी कक्षा होती है जिसमें अगर आप टीचर हैं तो आप बच्चे के अकॉर्डिंग चीज़ें करेंगे, बच्चे को बच्चे के हिसाब से सिखाएंगे, बच्चे के हिसाब से उन्हें क्या देंगे, शिक्षा दीक्षा देंगे। तो देखिए ये यहाँ पर कहा गया कि बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाए। आप बच्चे के क्षमता के अनुसार उन्हें कार्य कराएंगे, ठीक है, ना कि बच्चे की क्षमता के ऊपर कार्य कराएंगे, ऐसा नहीं। आप बस सीधे सीधे समझ लीजिए आप अपने अकॉर्डिंग बच्चे को कोई कार्य नहीं करा सकते हैं। बाकी ये तीनों गलत हो जाएंगे, हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए प्रगतिशील कक्षा कहने का मतलब ही इनका यही है कि बच्चा, कोई भी बच्चा हो, वो अगर सीख रहा है आपसे तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं तुमको 2 चैप्टर आज पूरा रट के आना है या 2 चैप्टर आपको याद ही करके आना है। अगर वो बच्चा 1 चैप्टर भी अपने मन से अच्छी तरीके से याद करके आता है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है कि चलो ठीक है, 1 चैप्टर उसने बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया है। आप उससे बहुत सारी चीज़ें थोपेंगे नहीं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और उनके क्षमता के अनुसार ही देखकर ही उनको कार्य देंगे। ऐसा नहीं कि बच्चा 1 पेज लिखने लायक है तो उसे हम उसे 50 पेज दे दे, कहे तुम रात भर में लिख के लाओ, तो ये चीज़ें नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए ये जो पेपर आपका है थोड़ा टफ पेपर है। अगर इसमें आप 15 में से 12 नंबर भी लाते हैं तो समझिए आपकी तैयारी बहुत ठीक ठाक है, ठीक है, क्योंकि ये पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा लेवल है। देखिएगा आप सभी, देखिए हर पेपर में कभी किसी टाइम में लेवल थोड़ा ठीक ठाक आता है, किसी में बहुत ज़्यादा लेवल दे देता है। चलिए डैश वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वरों, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं जिसे पहचानने में अन्य चूक सकते हैं। ऑप्शन ए है तर्क गणितीय बुद्धि, बी है शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, सी है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और डी है संगीतमय बुद्धि। तो उत्तर दीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो लय है, ताल है, ये किस में आएगा, आपका संगीत में ही तो आएगा ना। तो ये जो संगीत वाले व्यक्ति होंगे तो जो संगीत की बुद्धि होगी उन्हीं के अंदर तो लय ताल आएगा। बस लय ताल आप समझ लीजिए, अगर दे दिया है तो आप संगीतमय बुद्धि लगा के सीधा हट जाइएगा, ठीक है। लय ताल, सुर, लय, ताल, ये सब क्या है, संगीत से संबंधित है, तो बस यहाँ पर आप संगीतमय में टिक कर दीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन 12 है कि लेवागस्की के अनुसार भाषा, ऑप्शन ए है, देखिए ये दूसरा लेवागस्की से क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है कि संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है। ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है और ऑप्शन आपका डी है संज्ञानात्मक विकास के पीछे रहती है। लेवागस्की, हमने आपको क्या कहा था, जो लेवागस्की है जहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक है, लेवागस्की को क्या करना है, टिक कर देना है। लेकिन यहाँ तो लेवागस्की के यहाँ सामाजिक सांस्कृतिक आया नहीं है, ये संज्ञानात्मक से पूछ रहे हैं। तो देखिए भाषा से पूछ रहे हैं, ठीक है। भाषा इनका क्या है, इनका जो भाषा है लेवागस्की में, तो संज्ञानात्मक विकास में बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। इनके अनुसार लेवागस्की का कहना है कि जो भाषा है वो आपके संज्ञान के लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। चलिए 13 में आपका कथन कारक आ गया, कथन और तर्क वाला क्वेश्चन आ गया। तो जैसा कि हम आप सभी को कहते हैं कथन और तर्क वाला क्वेश्चन का हम ऑप्शन नहीं दिखाते हैं। तो चलिए कथन ए है कि माध्यमिक,
आपको बता देना चाहते हैं, जैसे जो नए बच्चे होंगे कि उनको ये लग रहा होगा कि मतलब कि आप ऑप्शन क्यों नहीं दिखाती हैं, क्योंकि देखिए ऑप्शन इतना ज़्यादा बड़े होते हैं इसके कि वो पूरा मोबाइल की स्क्रीन पे नहीं आ पाता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मैं इसी में समझा देती हूँ आपको। तो कथन ए सही है, बी सही है, इस तरीके से मैं दिखा भी दूंगी जो आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए, कथन ए है कि माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान क्या देना है, मिडिल और प्राइमरी में। मिडिल में जब बच्चा आएगा तो थोड़ा सा चेंजेज आता है आपका, और प्राइमरी में रहेगा तो उसमें थोड़ा सा चेंजेज होगा। मिडिल और प्राइमरी का जो आपका सीडीपी होता है ये थोड़ा थोड़ा भी अंतर होता है, और इसी थोड़े थोड़े अंतर में आप गलत कर जाते हैं। इसीलिए जब भी आप पेपर देने जाइए, जैसे कुछ लोग होते हैं यूट्यूब पे क्या करते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 कहते हैं साथ में। आप कभी भी पेपर 1 और पेपर 2 का लेवल साथ में नहीं लेके चल सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आप मिला सकते हैं, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, बट लेवल उसका थोड़ा अलग ही रहता है, आपका पेपर 2 का लेवल अलग रहता है। अब मैं प्राइमरी का पेपर हल करा के मैं आपसे कहूँ कि मैं लेवल 2 का भी करा दी हूँ तो ये गलत होगा, इसलिए हम आपको लेवल 1 का और लेवल 2 का अलग अलग देते हैं। तो देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको पूछा है माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को क्या करें, सक्षम करें। तो बिल्कुल है, आप अगर माध्यमिक विद्यालय में आप टीचर हैं तो आपका ये काम होना चाहिए, आपके लिए ये एक महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए कि मीडिया में जो जेंडर रूढ़िवादिता आपको प्रसारित की जाती है ना, कि पापा खाना नहीं बना सकते, मम्मी खाना बना रही है, या इस तरीके से, या फिर मीडिया में देखते हैं, या अगर क्रीम का प्रचार आ रहा है तो सिर्फ वहाँ पे लड़कियों को रखा जाता है, लड़कों को नहीं रखा जाता है, या फिर किसी ऐसी चीज़ का एडवर्टाइज दे रहे हैं जहाँ वो लड़कियों को रखते हैं, और किसी ऐसे प्रोडक्ट का एडवर्टाइज दे रहे हैं जहाँ वो लड़कियों को रखते हैं, जबकि वो लड़कों को भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप अगर क्लास 6 में टीचर हैं, क्लास 6 से लेकर 8 तक के, तो आपको ये करना है कि इसकी आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए आप उन्हें सक्षम बनाइए कि दोनों जेंडर को हमें समान देखना है, अलग अलग नहीं देखना है कि हम लड़के को अलग देखेंगे, लड़की को अलग देखेंगे। तो इनका यही कहना है। तो ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि हमें आलोचना करनी चाहिए इसकी, कि हम लड़के और लड़कियों को अलग अलग क्यों देखें, समान स्थिति में देखें, ठीक है। तर्क इनका क्या है, अब क्यों, देखिए कथन और तर्क में क्या होता है, यहाँ बस क्यों लगा दीजिए करिए। जब क्यों लगाएंगे, जब आपको क्यों का उत्तर सही मिल जाता है तो समझ लीजिए आपका तर्क भी सही है। अब इन्होंने कह दिया, अब क्यों, क्योंकि मीडिया सामाजिकरण की एक महत्वपूर्ण संस्था है, बिल्कुल सही है। मीडिया ही एक ऐसी संस्था है, आप देख लीजिए आजकल की जो मीडिया है वही समाज में जो चीज़ें फैलाती हैं, हम सारा समाज वही चीज़ें लेके चलता है। तो ये जो मीडिया सामाजिकरण की क्या है, ये एक समाज बनाती हैं एक तरीके से, इनका एक अपना अलग ही समाज ही बनाती है भाई। क्योंकि मीडिया की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मीडिया दिखाता है, लोग वही कॉपी भी करते हैं। आप देखते होंगे आजकल सोशल मीडिया जो कर रहा है वही आम जनता भी कर रही है। तो ये बहुत है कि मीडिया समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण आपकी संस्था है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, मतलब कथन ए एंड आर, यहाँ पर लिख लीजिएगा बोथ आर ट्रू, एंड कथन ए, चलिए इसका उत्तर दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। जो आर है आपका एक्सप्लेनेशन ए के लिए बहुत सही कर रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन 14 आपका है कि बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए बच्चों का आकलन किया जा रहा है, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है आकलन से बच्चों की तैयारी को परखने में मदद मिलनी चाहिए। बी है आकलन से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलनी चाहिए। सी है मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। डी है मूल्यांकन में सहकर्मी व स्व मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि आपको एक नेगेटिव पॉइंट दिख रहा होगा, आकलन में तैयारी को परखने की मदद बिल्कुल करनी चाहिए, साधनों का प्रयोग भी करना चाहिए हमें, सही है। सहकर्मी को मूल्यांकन भी करना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन मूल्यांकन करते समय कभी भी हमें बच्चों में भय नहीं पैदा करना है। तो अब देखिए यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ निगेटिव है, तो आंसर भी आपका निगेटिव ही आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। निगेटिव क्वेश्चन का आंसर निगेटिव ही होगा, ये याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। ये आपका ट्रिक है
कि निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, निगेटिव का क्वेश्चन निगेटिव रहेगा, पॉजिटिव का क्वेश्चन पॉजिटिव रहेगा। अब आइए हम लास्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपका क्या है, और क्वेश्चन नंबर 15 बताने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप सभी को हमने कहा है 20 आपका, हाँ लगभग 20 आपको हम ये 20 तक आपको करा देंगे। इसके बाद पीआरटी का स्टार्ट करेंगे, 20 वीडियो के बाद पीआरटी का हम स्टार्ट करेंगे। पीआरटी के बाद जब टाइम बचेगा तो हम आपको इसका करा देंगे, लगभग आपको 500 से 1000 क्वेश्चन तक हम आपको करा देंगे, ताकि यहाँ से आपका जो सीडीपी है वो अच्छा स्कोर कर पाए, आप कहीं और जगह ना जाना पड़े आपको, कि किसी और जगह हमें जाके अलग अलग जगह पे पढ़ना पड़े। कहीं एक जगह से अगर एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसको अच्छे से पढ़िए, और वहीं से उसको कम से कम 2 बार 3 बार चीज़ों को आप रिवाइज करिए। और मैं गारंटी देती हूँ, अगर मैंने 30 से 40 वीडियो अगर आपको प्रोवाइड कर दी है, वो अगर आप 2 से 3 बार आप उसको रिवाइज कर लीजिए, आराम से आपका क्या होगा, क्लियर हो जाएगा सीटेट, आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, और बाकी देखिए आप सभी वीडियो को शेयर भी किया करिए, और अगर जैसे कुछ बच्चे यहाँ पे नए हैं तो वो सभी आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से क्या होता है कि मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ आप तक पहुँचता है, आपको नोटिफिकेशन जाता है कि हाँ वीडियो अपलोड कर दी गई है। और बाकी जो पुराने बच्चे हैं उनको थैंक यू। और अभी हम लोग 1.58 शायद पहुँच गए हैं सब्सक्राइबर, तो आपका इतना प्यार के लिए आप सभी को थैंक यू। 158 तक 8K तक हम लोग पहुँच गए हैं, बाकी आप लोग का साथ रहा तो आगे भी जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हम पढ़ लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, तो उनको हम बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं, और आप सभी शेयर किया करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लेते हैं। आकलन सीखने से कैसे जुड़ा है? ऑप्शन ए है, आकलन और सीखने के बीच कोई संबंध नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आकलन और सीखने के बीच कोई संबंध ना हो, ये तो गलत है। ऑप्शन बी है, आकलन सीखने के अंत में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा जब सीख ले उसके अंत में ही हम आकलन करें। ऑप्शन सी है कि आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। सही बात है, आकलन सीखने का आकलन सीखने का आपको क्या है, एक अभिन्न अंग होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं हम, ये हमें सही लग रहा है, लेकिन ऑप्शन डी भी देख सकते हैं। हो सकता है कि ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी जो है वो ज़्यादा मजबूत हो। सीखने को मूल्यांकन के आधार पर निर्देशित किया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हम कभी भी किसी चीज़ को निर्देशित नहीं करेंगे। निर्देशित करने का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर चीज़ें थोप रहे हैं। ठीक है, आप किसी को निर्देश दे रहे हैं, किसी को आदेश दे रहे हैं, ऐसी चीज़ें हमें नहीं करना है। आकलन मतलब मूल्यांकन के आधार पर हमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए एवरीवन, अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी करेंगे, जो आपका 15 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू एवरीवन।